बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा अफसुर्दगी के साथ रहमान मलिक साहब का इंतकाल हो गया। बहुत दिन से बीमार थे, मेरे ख्याल में एक माह से भी ज़्यादा उनको हो गया था बीमारी को, और तकरीबन 2 हफ्ते से वो वेंटिलेटर पे थे। हालात उनके काफ़ी ख़राब थे। तो उस अफसोसनाक खबर के साथ ही हम शुरू करते हैं आज का। हरमीत की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में पहले उससे सलाम दुआ लेने, फिर रहमान मलिक साहब की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, और फिर जो रन डाउन है वो तो आपकी खिदमत में हमने पेश करना ही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? और इंतहाई अफसोसनाक खबर से आज हमें। गुड मॉर्निंग रूफ साहब। आज यकीनन बहुत ही दिल खफा इसलिए, दिल बोझल भी इसलिए कि रहमान मलिक साहब के साथ बहुत करीबी ताल्लुक था मेरा, और मुझे याद है कि कोरोना से मुब्तला होने से कबल मेरी उससे बात हुई तो 4 बजे का टाइम उन्होंने मुझे दिया मॉर्निंग शो के लिए, और मुझे कहा कि हरमीत आप आ जाए तो रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। अचानक उनका मुझे मैसेज आया कि हरमीत मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं इंशाल्लाह दोबारा जो है आपसे कल तक राब्ता करूंगा। तो मैंने गिला भी किया, मैंने कहा रहमान साहब आप हमेशा कोई हिले बहाने बनाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई तबीयत ज्यादा खराब है मेरी और मुझे टेंशन है कोरोना की वजह से। तो उसके बाद दोबारा फिर मेरा उनके साथ राब्ता जो है वो ना हो सका, और आज जब खबर पड़ी तो इंतहाई अफसोस हुआ। रहमान मलिक साहब के साथ मेरी पार्लियामेंट में हमेशा जब मुलाकात होती थी, और एक और चीज रोमा, जब भी मैं नई दस्तार में जाता था तो रहमान मलिक साहब खुद से कहते थे कि हरमीत आज आपके साथ ना पिक्चर खींचनी है। तो कभी ना कभी ऐसा होता था कि उनकी जो रेड टाई होती थी, मेरी रेड दस्तार होती थी, तो फिर वो जाहिर बात है कि वो जिद भी क्या करते, ट्विटर पे भी लगा लेते थे। तो उनके साथ एक अच्छा ताल्लुकात थे हमारे, और साथ साथ अगर हम देखें तो बीमारी जो है काफी अरसा वो वेंटिलेटर भी रहे, और अगर हम देखें सियासी उनके जो खिदमात है या मिसाक जमहूरियत के हवाले से उनका जो किरदार था, कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया। रऊफ साहब ज्यादा उनसे, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ रऊफ साहब की मुलाकातें हैं, तो उनके एक अच्छे साथियों में से थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के रहमान मलिक साहब, और काफी एक्टिव कारकुन थे। बहुत सारे मसाइल जब भी पीपल्स पार्टी पर आए, बड़ी मुसीबतें आई हैं, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो एक पुल का किरदार अदा करते थे। बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके और दीगर हल्कों के साथ। जब भी कोई सियासी जमातों के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऊंच नीच आती थी, तब भी जाके वो एक ऐसा किरदार अदा करते थे कि वो तमाम तर जो दूरियां होती थी वो कुर्बतों में बदल जाती थी। और आज हम निहायत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ा कि रहमान मलिक साहब आज हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। अच्छा, कुछ हफ्तों पहले, इनफैक्ट 3 हफ्ते जिस तरह से आपने बात कही, मैंने अपने ही पब्लिक न्यूज के मतलब हमारे मेकअप रूम में LCD लगी हुई थी, उसमें टिकर्स चल रहे थे कि वो इनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक, उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। दैट वाज समथिंग वेरी शॉकिंग टू मी, बिकॉज वो खबर अचानक ही आई थी, यानी कि कोविड हुआ और उसके बाद उनके लंग्स बहुत ज्यादा मुतासर हुए, सांस लेने में उनको बहुत ज्यादा दुश्वारी थी, जिसके बाद ये खबर, और आज सुबह भी मैं जब तैयार हो रही थी तभी मैंने ये खबर मेरी नजर से गुजरी, तो यकीन मानिए हरमीत बहुत अफसोस हुआ। और जिस तरह से आप ये बात करें, वाकई सियासी खिदमात, पीपल्स पार्टी के साथ उनका जो लगाव और लिंक था वो बहुत पुराना था। फिर मोहतरमा के बड़े बाएतमाद साथियों में से थे, उनके बहुत करीब समझे जाते थे। और जिस तरह से आपने ये बात की, जब भी पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात अगर MQM के साथ खराब हुए तब भी उन्होंने एक ब्रिज का किरदार अदा किया, और मिसाक जमहूरियत PMLN और पीपल्स पार्टी, इसके दरमियान भी उनका बड़ा सरकी रोल रहा है। अच्छा जी, तो जैसे बात कर रहे हैं हरमीत, मिसाक जमहूरियत के हवाले से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रहमान मलिक साहब जो है ये एक अरसे तक FIA के DG रहे, और वहाँ पे भी इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है वहाँ पे। उसके बाद ये वहाँ से जब हटाए गए तो ये इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड में जाके इन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। मुझे याद है उन्हीं दिनों में एक दफ़ा हालात ख़राब थे, या मुशर्रफ के खिलाफ जर्नलिस्ट हड़ताल पे थे, उस हड़ताल में हम लोग शरीक थे, और प्रेस क्लब से हमने एक जुलूस निकाला। उस जुलूस में एक साहब आके मुझे मिले और उन्होंने अपना तारुफ करवाया, और कहने लगे कि मैं रहमान मलिक को, मैं ख़ास तौर पे आया हूँ आप लोगों का साथ देने के लिए। तो बड़ा मुझे खुशी भी हुई कि अच्छा लीडर है, और मतलब वो जर्नलिस्टों का साथ देने के लिए शामिल हुआ है। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद काफ़ी मुलाकातें रही और भी, लेकिन हरमीत ने बड़ा ब्रीफली जैसे बता दिया है कि MKM के साथ उनके रवाबित हों, मुस्लिम लीग नून के साथ जो रवाबित हों, इवन मुशर्रफ के साथ जो ट्रांजिशन था उसमें पार करने के लिए उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया।
इनके ऊपर जिस वक्त और हम सब एक और चीज उसमें हमने देखी है कि रहमान मलिक साहब ने जर्नलिस्ट जो है, जितने भी जर्नलिस्ट चाहे वो इस्लामाबाद या लाहौर या कराची के, उनके साथ उन्होंने अच्छे रवाबित रखे हैं। यानी जब भी किसी जर्नलिस्ट पे मुसीबत आई है, कोई मसला है, तो उसे हल करने के लिए वो बड़े बड़े एक्टिव नजर आते थे। और जब मेरे साथ मेरा एक हादसा जब मेरे पास साथ पेश आया भाई का, तो सबसे ज्यादा जो है पार्लियामेंट में, सेनेट में आवाज बुलंद करने वाले जो थे वो रहमान मलिक साहब थे, और बाकायदा मेरे साथ ताजियत के लिए कॉल्स की, और जहां जहां भी मिलते थे बड़ा हौसला जो है वो मुझे दिया करते थे। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे सहाफी जो है वो अक्सर जब बैठते हैं तो बात इनकी जब होती थी पार्लियामेंट में, जब हम बैठते हैं तो बात की जाती थी कि सबसे ज्यादा जो है अगर वो मिलते भी थे तो बड़े बाएं खोल कर और दिल खोल कर वो जो इस्तकबाल आपका किया करते। जब ये इनके फार्म हाउस पे जाते थे तो वहां पे भी बाकायदा सहाफियों के लिए जो एहतमाम ये करते थे। एक तो चौधरी पराजान की मैं बात करूं, या एक दूसरी तरफ अगर मैं रहमान मलिक साहब को देखूं तो सबसे ज्यादा ख्याल जो है रहमान मलिक साहब जो है वो भी रखा करते थे। खासकर सहाफियों को अपने साथ बिठा के चाय या खाना जो है उनके साथ मिल बैठ के वो जाते थे और एक एक से उनका अहवाल जो है वो पूछा करते थे। लेकिन जिंदगी है, एक दिन मौत जो है आपको आगोश में अपना ले ही ले देती है, और आज रहमान मलिक साहब भी हमेशा हमेशा के लिए हमें खैरबाद किए गए। सो बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ पूरे मुल्क में जो लोग हैं ज्यादा उनको रंज है। बहुत सारे लोग राब्ते भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या यह वाकई ये खबर दुरुस्त है, लेकिन वो कहते हैं कि मौत की खबर जो है वो कभी गलत नहीं साबित होती। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी अगली मंजिलें आसान करे और उनके अहले खाना को सब्र दे। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। हम आगाज़ डेली डोज के साथ, जिसके बाद आसिफ अली ज़रदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात, अंदरूनी कहानी, और अब जो आज मुलाकात होने वाली है PMLN की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी और साथ साथ PDM, ये तमाम लोग जो हैं जब मिल बैठेंगे तो आज की स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाएगी, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म का दौरा रूस, खत्ते में बदलती सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो सारा इस वक्त रशिया का बॉयकॉट और उनके कुछ तनाज़ात चल रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा, सो पाकिस्तान को क्या सफर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दाह चाहत अली खान के सोशल मीडिया पर चर्चा आज शो में हमें ज्वाइन भी करेंगे, और बच्चों को तालीम की जानिब करने का राग़िब करने का इनफैक्ट एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है प्रोफेसर वसीम अहमद का एहसन इक़दाम। प्रोफेसर साहब भी आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। डेली डोज के साथ हम आगाज करेंगे और सबसे पहले हमारे पास स्टोरी, जिस तरह से हम कुछ रोज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चोलिस्तान जीप रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से रेसर्स ने शिरकत की, खवातीन रेसर्स भी इसका हिस्सा थी। सो पंजाब की एक रेसर खातून जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और जीत भी लिया। सो जब मैं स्टोरी पढ़ रही थी तो इसमें यही बात कि देखें खवातीन जिस तरह से हर फील्ड में आगे आ रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, इस तरह से ये जिस तरह से कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं इनमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रही हैं बल्कि जीत भी रही हैं। सो ये बहुत अप्रिशिएबल बात है, और मेरे ख्याल में दूसरी खवातीन मतलब ये तो शौक की खातिर कर रही है ना, तो शौक भी जो आपका है उसको हमेशा परसू जरूर करना चाहिए। अच्छा, जो मैं खबर पढ़ रहा हूँ उसके मुताबिक ये है कि पता नहीं इन्होंने पहले कभी हिस्सा लिया या नहीं लिया, ये भी मतलब खबर हम तक अगर पहुंच जाए तो बड़ा अच्छा हो। लेकिन मतलब ये है कि एक खातून का जाके चोलिस्तान डीप रैली में हिस्सा लेना और फिर जीतना बहुत बड़ी बात है, खवातीन के लिए खास तौर पे बहुत बड़ी बात है। उनको मुबारक हो हमारी तरफ से बहुत ज्यादा। अच्छा, अब हम कराची का रुख करेंगे। जिस तरह से हम सबको पता है कराची में और स्पेशली लियारी में बहुत ज्यादा टैलेंट है, और फुटबॉल को लेकर वहाँ के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, वो बहुत शौकीन है फुटबॉल मैचेस देखने के भी। इंटरनेशनल जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनके भी बहुत सारे फैंस वहाँ पर पाए जाते हैं, और फिर फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते भी हैं। सो इसको मिनी ब्राजील कहा जाता है। बिल्कुल, और वसाइल ना होने के बावजूद अगर देखा जाए तो यहाँ के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनका जो फुटबॉल का जोश जो है वो दीदनी है, काबिले दीद है सर। अच्छा, मैं खुद भी लियारी में जाके मैंने देखा हुआ है, मतलब ये है कि वो कल्चर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। बलोच बच्चे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बान बोल रहे होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल में रह रहे होते हैं, और जैसे लोगों ने कहा वाकई फुटबॉल उनका क्रेज है। ये चंद साल पहले जो इंटरनेशनल मुकाबले हुए थे जहाँ पे स्ट्रीट किड्स
को खिलाया गया था, उसमें भी इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही थी, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और जाके मुल्क का नाम रोशन किया। तो इनको अगर सहूलियात मिल जाए थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल में इनमें काफ़ी कुछ आगे टैलेंट आ सकता है। अब सिर्फ फुटबॉल ही नहीं है, बल्कि हम देखें तो बॉक्सिंग में भी ये बच्चे बड़े आगे आ रहे होते हैं और खेलों में भी उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चे होते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त है हरमीत, बहुत बच्चे। हालांकि रऊफ साहब अगर हम देखें, लियारी में भी गए और मेरे काफी ज्यादा दोस्त भी हुआ करते थे वहां पे जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो वहां पे माहौल ही पूरा डिफरेंट है जिस तरह आपने जिक्र किया। और वहां पे वही नामुनासिब हालात में जो हमने देखे कि उनकी अपनी एक जिंदगी और उस जिंदगी का एक अलग सा ढंग है और उसी के साथ भी बड़े खुश और वो नजर आते हैं। लेकिन ज्यादातर हमने ये देखा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्रिकेटर में भी मैं देखता था कि वो क्रिकेट में वो लड़के बड़े कमाल, जब मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते थे उसमें जब लियारी के खिलाड़ी होते थे वो बड़े अच्छे वो परफॉर्म देते थे। और फुटबॉल की आपने जिक्र किया फुटबॉल का, तो फुटबॉल के हवाले से या दीगर खेलों के हवाले से, जिस तरह परसों रोमा ने एक स्टोरी जो है वो एक सिंगर की थी, तो यहाँ पे आपको एक तो आपको ये लगेगा कि मैं कोई पाकिस्तान में कोई ऐसे, क्योंकि बहुत सारे मकरानी टाइप की जो लोग हैं बलूचिस्तान के कुछ ऐसे लोग वो बहुत ज्यादा वहां पे रहते हैं, फिर उनकी भाषा जो है, लैंग्वेज जो है वो काफी डिफरेंट है, बोलने का ढंग जो है वो सबसे डिफरेंट है। लेकिन ये है कि टैलेंट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आपने लियारी के बच्चों में, जिस तरह आपने कहा कि फुटबॉल और बॉक्सिंग का शौक है, सो बॉक्सिंग के हवाले से हमारे पास अगली खबर है। एक खातून जिनकी उम्र 32 इयर्स है और बॉक्सिंग का शौक रखती है, और बेसिकली इनकी अपनी डिग्री जो है वो लॉ की डिग्री है, और लॉ की डिग्री इन्होंने बैरून मुल्क से हासिल की है, बरतानिया से हासिल की हुई है। अच्छा, मैं स्टोरी पढ़ रही थी तो उसका कुछ इस तरह से सीक्वेंस था कि जब पढ़ाई कंप्लीट करके जब वतन वापस लौटी, तो जिस तरह से हर पेरेंट्स करते हैं कि अच्छा बच्ची ने पढ़ लिया, अब इसकी शादी कर दें, शादी हो गई, शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, आपके अंदर जो शौक होता है, और बहुत कम लोग होते हैं उनके अगर अंदर कोई शौक होता है, उन चीजों को परसू करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। सो ये फुटबॉल खेला करती थी और फुटबॉल खेलते खेलते बॉक्सिंग का शौक, और अब ये बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉक्सर बन गई हैं। सो इसमें पहला मैसेज तो उन तमाम खवातीन के लिए है कि शादी करने से आप पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आते, रुकावट कोई नहीं है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, अगर आपकी हस्बैंड आपका सपोर्टिव है, तो ये कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है। सो इन्होंने 2021 में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 और 54 किलोग्राम कैटेगरी का वेट टाइटल जो था वो अपने नाम किया। और मैसेज ये है मेरे ख्याल में इसमें तमाम खवातीन के लिए कि हिम्मत नहीं हारनी, और अगर शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, तो जो आपने करना है वो कर लेना है। हरमीत, ये तो कमाल अमेजिंग स्टोरी है, ये भी रोमा जो लेके आई है हमारे लिए। एक खातून में ये जिस तरह आपने चोलिस्तान का जिक्र किया कि वहां पे खातून फर्स्ट आई, अगर यहाँ पे हमने देखे तो ये हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे खवातीन के हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात भी पाए जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि इस माहौल में रहकर भी खवातीन जिस तरह आगे जा रही है, हर जगह में, हर इदारे में कोई ना कोई, अब देखें ना स्पोर्ट्स में भी अपने किरदार, अब ये देखें कि उसने शादी को अपने रुकावट नहीं बनाया, बल्कि बच्चे भी थे उसके बावजूद वो आई और बॉक्सिंग के मैदान में वो फाइट जो है वो कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है रऊफ साहब। हम तो कहते हैं कि हमारी खवातीन में बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उनको सपोर्ट और जितना हम अप्रिशिएट और जितनी थपकी उनको मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि किसी से वो कम है नहीं। और वो साबित कर रही है खवातीन ये कि जनाब हम अपने देहाती इलाकों में जाके देखें खवातीन को, जितना ज्यादा वो खाविंद की या घर वालों की मदद करती हैं, खेतों में जाके उतने काम वो घर में आके कर रही होती हैं, डबल ड्यूटी दे रही होती हैं। और इस तरह की खवातीन खास तौर पे जो शादी के बाद भी अपना नाम पैदा करती हैं, अपना नाम बनाती हैं, अपने खानदान का नाम बनाती हैं, ये तो बहुत ही अप्रिशिएबल है। ये कहानी जो है ये बुनियादी तौर पे उन तमाम खवातीन को जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए सबक है एक, कि कहीं कोई रुकावट नहीं है अगर आप आगे बढ़ना चाहें। ये बात बिल्कुल उमर की सही है कि अगर घर वाले सपोर्टिव हो, अगर खातून शादीशुदा है, उसका मियाँ सपोर्टिव है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। इतना मुश्किल काम उसने अपने जिम्मे किया कि उसने बॉक्सिंग ऐसा मुश्किल फील्ड चुना अपने लिए। कोई आम काम भी नहीं है, ये नहीं कि चलो शादी हो गई, कुछ ना कुछ करना था, खुद को बिजी रखना था तो एक नौकरी कोई कर ली। बॉक्सिंग करना, फिर उसकी ट्रेनिंग करना और फिर इस तरह से चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ही किसी कहने औखा काम है। सो उन्होंने वो कर दिखाया, करना चाहती थी सो कर दिखाया। खैर, इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, डेली डोज की लास्ट स्टोरी। और वो एक ही चीज का ध्यान रखना होगा उसके मियाँ को कि बहुत ज्यादा पंगा नहीं लेना होगा क्योंकि किसी वक्त भी हड्डी टूट सकती है। हाँ, ये भी एक फायदा है। ना पता मियाँ भी बॉक्सर हो,
दोनों घर में प्रैक्टिस करते हो फिर गहरी मैदान जंग बना होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जनाब भारत से है और भारतीय शहरी इन्होंने एक मिसाल, हम अक्सर सुनते हैं कि कतरा कतरा एक दरिया बनता है, समंदर बनता है। सो भारतीय शहरी ने ये मिसाल सच कर दिखाई इन अ वे कि ये मोटर बाइक खरीदना चाहते थे और कई अरसे से ये छोटे लाइक कॉइन्स सिक्के जमा कर रहे थे और कई अरसे बाद इस काबिल हो गए जनाब के इन्होंने एक मोटर बाइक खरीद ली। अच्छा, इन्होंने तो मोटर बाइक खरीद ली और ये लोगों के लिए भी कि कतरा कतरा दरिया बन गया। सो सिक्के जमा करके इन्होंने मोटर बाइक खरीद ली। बट ये जब तमाम सिक्के उठाए और शोरूम लेकर गए, सो वहां पर पहले तो ये बोरियों में थे, 3 लोगों को इस बोरी को उठाना पड़ा, होल्ड करना पड़ा, फिर उसके बाद उनको गिनना पड़ा, काउंट करना पड़ा, जिसमें अच्छा खासा उनकी कमबख्ती आई और टाइम लग गया। तो ये इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू था। अच्छा, बचत जो है वो करने का एक तरीका बहुत जबरदस्त है। एक तो मैसेज मिल गया ना कि आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके भी कुछ कर सकते हैं, इन्होंने कर दिखाया। दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू वही मैं जो बात कर रही थी कि अगले को इम्तिहान में डाल दिए इतने ज्यादा सिक्के ले जाके। अच्छा, ये तो है, खैर हम यहाँ की स्टोरी भारत से पढ़ रहे हैं। मेरे अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब ये स्पेशली एडवेंचर या इस तरह के जो चोंचले होते हैं वो यंगस्टर्स कर रहे होते हैं। किसी रेस्टोरेंट में गए, बच्चों ने कहा कि हम इकट्ठे हाई टी करने चलते हैं। उन्होंने इतने ज्यादा कॉइन्स इकट्ठे किए कि हम अपनी पेमेंट जो है हर इंडिविजुअल जो है वो कॉइन्स की फॉर्म में करेगा। रेस्टोरेंट गए, वहां हाई टी वगैरह कर ली, पैसे देने की बारी आई, सो 1 रुपी के, ये भी नहीं कि 5 वाले सिक्के, 1 रुपी के जो कॉइन थे वो रेस्टोरेंट वालों को दे दिया, फिर रेस्टोरेंट वालों को उनको वो करना पड़ा, गिनना पड़ा। अब आजकल के दौर में जहाँ पे 1 रुपया या 2 रुपए या इवन 5 रुपए की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं रही, उस वक्त तक तो ऐसी बात हो सकती है कि जब आपको इतने पैसे गिनने पड़े और जमा भी करने पड़े। हमारे जमाने में और लोग जमा करते भी नहीं है। अब बच्चे जो है ना वो भी 1 रुपया या 2 रुपए लेके शायद छोटे इलाकों में खुश हो जाते हो, बड़े शहरों में तो इतना नहीं है। अब तो ये हाल है कि फकीर भी 5 रुपए दो तो वो भी मुंह पे बांटता है। लेकिन इसका ये होता है, मतलब मैंने खुद भी, मैं बचपन में ऐसे ना ढेर सारे कॉइन्स कहीं से मिल जाते थे, मनी बॉक्स में डालते रहते थे। अभी भी मेरे घर में बच्चों की आदत है कि उनको कॉइन्स दे दो, मनी बॉक्स। बड़ा बच्चे का आदत बन जाती थी शुरू से। छोटा सा बैंक उसको कहते थे तुम्हारा है, इसमें तुम पैसे इकट्ठे करते रहो। तो अब तो वो जमाना नहीं रहा, लेकिन हमारे जमाने में कम से कम ये बहुत था और हम भी मनी बॉक्स में पैसे जमा करते थे। हमें लड़कपन में फिल्में देखने का बड़ा शौक होता था, घर से चोरी छुप के जाके फिल्में देखा करते थे। तो अपनी मनी बॉक्स में पैसे जमा करते रहते थे, जब इतने हो जाते थे कि फिल्म का टिकट आ सके तो फिर जाके। लेकिन मैं तो अपना मनी बॉक्स पैसे जमा होने से पहले ही तोड़ लेती होती थी कि पैसे पास आ जाए। हरमीत से जरा उसका भी एक्सपीरियंस। वैसे रघु साहब, मैं तो वैसे बचपन में बहुत ज्यादा किए, लेकिन जब अभी कोलमपुर में था तो बहुत सारे सेंट और जितने भी 50 सेंट वगैरह या 20 और 5 सेंट भी मुझे मिल जाते थे। वैसे क्योंकि जाहिर बात है खाने पीने की चीजें कुछ खरीदारी कर लेते तो जेब में रखना जो है मसला हो जाता था। तो मैंने एक डब्बा जो है रखा था, उसमें मैं डालता गया। पाकिस्तान आना है मैंने कहा चलो गिन लेता हूँ कितने। तो आप दोनों हैरान होंगे कि मैंने वो जब गिने तो उसमें से तकरीबन पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपया जो है वो निकला। मैंने कहा इतनी की बात है कि टिकट भी हो गया मेरा, अब घर के लिए खरीदारी भी इससे हो गई। तो ये बात है कि आप वो जो है ना कतरा कतरा से वैसे कहते हैं कि समंदर बनता है, तो भैया लेकिन हाँ जिगरा जो है, जो गिनने वाले हैं उनका जिगरा है भाई कि बैठे होंगे और फिर इसको गिनना बड़ा मुश्किल काम है। कितने दिन लग गए थे गिनते हुए वो पैसे जो 3-4 लाख रुपए बन गए थे कॉइन्स की सूरत में? नहीं रोहू साहब, मुझे तो उसमें क्योंकि सेंट आप ऑलरेडी आपको पता है कि सेंट को अगर आप देखें तो 50 सेंट और 20 सेंट को गिनना इतना मुश्किल नहीं होता है। मुझे तो लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा, मेरे साथ दोस्त भी बैठे तो ज्यादा 2-3-4 घंटे ही लगे थे, ज्यादा नहीं लगे थे। बट ये है कि ये जो भारत के सिक्के और या पाकिस्तान के हमारे जो सिक्के हैं, वैसे एक तो इनका वजन भी नहीं होता, फिर उनको गिनना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिन्होंने गिने हैं तो उनसे पूछना चाहिए, वो बड़े इम्तिहान में तो उनको डाल दिया था। बिल्कुल। अच्छा, तो थोड़ी सी जरा जिक्र कर ले रूस और यूक्रेन के तनाज़े की। इतना मुश्किल एक दौर आया हुआ दोबारा दुनिया के ऊपर, रूस और यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर। कुछ अर्सा पहले एक अमन मुआहदा हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान कि जंग नहीं की जाएगी, लेकिन रूस ने खुद ही वो मुआहदा तोड़ दिया। मिन्स्क मेरे ख्याल में शायद उस मुआहदे का नाम था, और वो ख़त्म कर दिया। और कल रूस ने पुतिन ने एक अपने ऑर्डर के जरिए दो इलाके हैं यूक्रेन के जहां पे आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, उनकी खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया।
और अपनी फौजें भी, मगरब ये कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि वहाँ पे दाखिल कर दी हैं, रूस का ये कहना है कि ये पीस कीपर के तौर पे वहाँ पे गए हैं, जो इस बात का इत्मीनान करेंगे कि यहाँ पे लोगों को आज़ादी नसीब हो गई है। यूक्रेन इसको मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन जो है वो कह रहा है कि ये ज्यादती है। इसके साथ ही मगरबी ममालिक और अमेरिका वो भी मानने को तैयार नहीं है। बेशुमार सैंक्शंस लग गई हैं रूस के ऊपर, और सैंक्शंस में एक चीज़ और भी है, जो गैस पाइपलाइन जर्मनी तक जा रही थी उसको भी वो कह रहे हैं कि रोक दिया जाएगा, इसके ऊपर अमल नहीं दरामद किया जाएगा। हमारे वज़ीर आज़म ऐसे में रूस गए हैं और बड़े मुश्किल वक्त में दौरा है जिसमें दोनों तरफ की आवाज़ें उठ रही हैं। एक आवाज़ ये है कि वज़ीर आज़म को जाना नहीं चाहिए था, आज से दौरा उनका शुरू हो चुका है, और दूसरी आवाज़ ये है कि पहले भी एक बार लियाकत अली खान ने गलती की थी, तारीख हमें ये बताती है, जिस वक्त उन्होंने रूस का दौरा मंसूख किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर रूस और रूस के ब्लॉक के जितने भी मुल्क हैं वो हमारे खिलाफ हो गए। उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मदद की, और फिर कश्मीर के ऊपर जब भी कभी मसला आया रूस ने इंडिया का साथ दिया। तो हमें किसी ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का कहना तो यही है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सी चीजों पर डिपेंडेंट है वेस्टर्न ब्लॉक पर और वहां के बहुत से इदारों पर। अगर हम देख लें अमेरिका बैक्ड जो इनफैक्ट इदारे हैं, इसको हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। हमने पूरा एक सेगमेंट आज उस पर करना है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम कल देखें तो जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुलाकातें की जा रही हैं अपोजिशन की जानिब से, हमने देखा कि जिस तरह से आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात को कहा जा रहा है कि ये पहले होने वाली मुलाकातों के बाद ये दूसरा राउंड था जो कल हुआ। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने मुलाकात की। इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर आई। एक तो ये कि हुकूमती नाराज अरकान उनसे इस्तीफे लिए जाएं, बट जिस तरह से ये भी साथ साथ एक बात की गई, खदशा जाहिर किया गया कि अगर नाराज अरकान के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर ना किए तो सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ये भी एक चीज ज़ेरे गौर रखी गई कि जो स्पीकर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाई जाए, जिस पर PMLN ने ये कहा है कि हम नवाज शरीफ साहब से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आइंदा का लाअमल या आइंदा का ऐलान किया जाएगा। सो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है। और आज भी एक अहम मुलाकात होनी थी, बट अब जिस तरह से रहमान मलिक साहब का इंतकाल हुआ है, वी डोंट नो कि आज वाली मुलाकात आज हो पाती है या नहीं हो पाती। ठीक है, बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त मुल्क में। मतलब एक तरफ हुकूमत जो है वो अपने तौर पे अपने जो स्ट्रेटजीज हैं उनको बना रही है कि किस तरीके से नाराज अरकान अगर कोई हैं तो उनको साथ रखा जाए, अपने इत्तेहादियों को साथ रखा जाए, और जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको हर सूरत में नाकाम बनाया जाए। दूसरी तरफ अपोजिशन है जो हर सूरत में इसको कामयाब बनाना चाह रही है, लेकिन मुझे ये महसूस होता है जैसे अभी कुछ श्योरिटी पूरे तौर पे नहीं है, और उस श्योरिटी ना होने की वजह से कि इतने अरकान इकट्ठे हो पाएंगे कि जो अदम एतमाद की तहरीक को पास करवाएं, उसको मंजूर करवाएं, उसकी वजह से डिफरेंसेस भी थोड़े से उभर के सामने आते हैं। लेकिन उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए जैसे आसिफ जरदारी साहब एक बड़ा मुतहर्रिक लीडर हैं, वो हमेशा जब ऐसे मौके आते हैं तो वो आगे आते हैं और आगे बढ़ के वो साथियों को इकट्ठा करते हैं। इस मौके में भी ये हुआ। आप ये देखो कि जिस वक्त बागडोर जो है वो एक तरफ मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के हाथ में थी, दूसरी तरफ बिलावल पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे थे। PDM में दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ और दोनों पार्टियों के दरमियान जो इत्तेहाद टूटा, उसने इतना ज़्यादा किया कि काउंटर एलिगेशन एतराज़ात की सियासत दोबारा से होने लगी। इस सारे ब्रिज को गैप को ख़त्म किया है आसिफ अली जरदारी ने अपनी सियासत से दोबारा, और उन्होंने इकट्ठा किया है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक जगह पे। अब जैसे कि रोमा ने बताया, सूरत हाल इस वक्त ये है कि क्या PDM के अंदर स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, जैसे कि आपने कहा। बिल्कुल सर, आज मुलाकात का दूसरा दौर भी है और हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। जी, तो चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सर हमारी ताज़ियत बहुत बहुत रहमान मलिक साहब के बारे में, बड़ी आपके अच्छे देरीना साथी और बड़े पीपल्स पार्टी के मुतहरिक कारकुन जो थे वो उनका इंतकाल हुआ है, तो उसके लिए हमारी ताज़ियत कबूल फरमाइए आप पहले तो। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक, अल्लाह ताला उनको देख रहमत करे। बड़े कमाल आदमी थे, अनथक, इंतहाई मेहनती, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी खुद अपने आप को बनाया, अपनी फैमिली को बनाया, मुल्क की बहुत खिदमत की, सर्विस की, सियासत की। बड़ी हमायत शख्सियत थे, हर वक्त मुतहरक और बहुत बर्दाश्त वाले शख्स। मैंने रहमान मलिक से ज्यादा बर्दाश्त वाले कम ही शख्स देखे हैं। मरहूम की आदत बड़ी खूबसूरत थी। हम किसी वक्त दोस्त इकट्ठे हो जाते तो हम उनको तंग करते थे, या उन पे कोई पार्टी के अंदर होता है ना कि लोग तनकीद करते हैं, तो वो तनकीद को जिस हौसले से सुनते थे, वो बड़े बड़े कमाल लोगों का काम है। अल्लाह ताला उनको तरीके रहमत करे। पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे एक बड़े सीनियर साथी और बड़े मुतहरक साथी आज दुनिया से चले गए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस ताज़ियत के साथ मतलब मैंने जैसे कहा कि आप द्वारा यादें आपकी बहुत ज्यादा होंगी, वो भी इंशाल्लाह ताला किसी वक्त शेयर करेंगे। आप ये फरमाइए, कल जो मुलाकात हुई है जरदारी साहब की, एक तो जरदारी साहब को बड़ा एक कहना चाहिए कि दोबारा वो गैप को ब्रिज कर रहे हैं, जो पार्टियों के दरमियान नाइतफाकी थी उसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन किसी मुतफिका लाए अमल पे कल पहुंच नहीं पाए। उसकी कोई अंदर की खबर है? क्या वजह है? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो पा रहा स्ट्रैटेजी के ऊपर? देखिए, बहुत सारी ये जो मामला होते हैं गवर्नेंस के या हुकूमत साजी के, इसमें और खास तौर पर अदम एतमाद हो रही है। वहां पे कई जमातें हैं, किसी एक जमात की इतनी अक्सरियत नहीं है, कोई फैसला कुन हैसियत में कोई जमात नहीं इस वक्त, लिहाजा आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अपने इत्तेहादियों के सवालात होते हैं, फिर अपने गवर्नमेंट के अंदर से उनकी सिंपथीज विन करनी है, उनके अलाइज की सिंपथीज विन करनी है, उनको इस बात पे कायल करना है कि इस हुकूमत का जाना क्यों मुल्क के लिए जरूरी है। और फिर उनका ये भी होगा कि वो कई दफा बंदा अपना फैसला जो है वो मौखर किए रखता है कि जी पहले फैसला हो तो जाए कि आप इस पोजीशन में है भी कि नहीं। लिहाजा ये इसके ऊपर जो इसकी बारीकियां हैं वो तय हो रही है। आज भी एक मीटिंग है, बल्कि आज 2 मीटिंग्स हैं, और उनमें भी मजीद जो है वो स्ट्रेटजी तय होगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी मजीद तय होगी। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह कोशिश करें, जिस तरह मुतहरिक है, इतनी बीमारी के बावजूद भी वो मुख्तलिफ दौरे भी करें, लोगों से भी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं सर कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के जो कुछ रहनुमा हैं, उनकी जानिब से जो बयानात सामने आते हैं उसमें काफी जो है कोशिश ये की जाती है, बल्कि बयानात से ये सामने ये चीजें जाहिर की जा रही है कि एक दूसरे पर एतमाद अब भी नहीं है। ये एतमाद बहाल कैसे होगा कि जो छोटे लेवल पे हम देखते हैं कि जो रहनुमाओं के जो गिले शिकवे हैं ये और कैसे दूर होंगे सर? मेरा नहीं ख्याल किसी के कुछ सीरियस किस्म के कोई गिले शिकवे है। छोटी मोटी बात करते हुए ये बात करने का जो स्टाइल होता है वो अपने अपने तरीकाकार हो सकते हैं, और बात बात ये भी होता है कि सियासी जमात के अंदर अपना अपना नुक्ता नजर होता है। असूली तौर पे तो अपना नुक्ता नजर जो है हमें जमात के अपने फोरम्स पे बात करनी चाहिए, और वहां उन फोरम्स पे होने वाले डिसीजंस जो है उसके साथ हमें मीडिया में या दुनिया के बाकी लोगों के सामने जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कई दफा दोस्त अपनी जाती राय जो है उसका इजहार कर देते हैं, जो कई दफा पार्टी के नुक्ता नजर से उतना इत्तेफाक नहीं करती। लेकिन उनका इत्तेफाक हो या ना हो, जो पार्टी मेन फैसला करती है, यकीनन उन्होंने अपनी पार्टी के उस फैसले के साथ खड़े होना हो। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे एक और बात भी जानना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा पीपल्स पार्टी ने PMLQ से मुलाकात की, PMLN ने भी की, और साथ ही साथ इत्तेहादियों से मुलाकातें, MQM से भी मुलाकात हुई। उसके बाद जो हुकूमती नाराज अरकान हैं उनका बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिमायत हासिल है ऑपोजिशन को हुकूमती नाराज अरकान की। गुज़श्ता रोज अगर देखा जाए तो जो मुलाकात हुई उसमें इनके भी इस्तीफों की भी बात की जा रही है। सो आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में ये इस्तीफे आएंगे, और अगर आएंगे तो कितने मैटर करते हैं? देखिए, हुकूमती अरकान को इस्तीफे देने की क्या जरूरत है? ये तो स्ट्रेटेजी का इशू है। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन इस्तीफे देने का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस्तीफे देने से पहले
अगर वो मेंबरान वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में खुद ही चले जाते हैं, फिर वो जाके उनके खिलाफ वोट कर देते हैं, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, उनकी सीट लूज होगी, तो वो इस्तीफे देने हुए सीट उनकी लूज हो जाए, इट इज वन एंड द सेम थिंग, सो वो डायरेक्ट अदम एतमाद में जा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या लाए अमल होगा, ये अभी क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन जारी है, लिहाजा इसके ऊपर इससे ज्यादा बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा ये फरमाइए कि खैरा साहब अगर हम देखें तो जी हरमीत जी जी साहब जी अच्छा खैरा साहब, हम देखते हैं कि अब आदम एतमाद के हवाले से बहुत सारे बिल्स जो है या पहले भी जितने भी प्लान है आप लोग के फ्लॉप हो चुके हैं। अब अगर ये आदम एतमाद का जो प्लान है अगर ये नाकाम हो जाता है तो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन आपके पास पड़ा है, लेकिन ऐसे में आवाम को एतमाद दिलाने में कोई शक नहीं कि महंगाई है, बहुत सारे मसाइल है, लेकिन कोई जामे प्लान जो है आवाम के सामने अभी तक आप लोगों ने रखा नहीं, तो आवाम को लाना कितना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए? जी आवाम को लाना मुश्किल नहीं होगा, लॉजिस्टिकली इसकी अपने प्रॉब्लम जरूर है, ये बड़ा मतलब बोझल काम होता है, आसान काम नहीं है कि आपने 10-12 दिन की 15 दिन की एक्सरसाइज करनी हो और वो हजारों लाखों की तादाद में आप लोगों को लेके चल रहे हो, उनकी मोबिलिटी है, उनको ठहरना है, उनके खाने पीना है, इतने बड़े लोगों के साथ आपने मूव करना है, तो लेकिन सियासत का ये हिस्सा भी है आपको अपने, और इसके जरिए आपने करना क्या है, यकीनन हम हुकूमत इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी दानिश में हमारे ख्याल में अपोजिशन के ख्याल में मुल्क की मेजोरिटी अवाम के ख्याल में जब से ये हुकूमत आई है इस मुल्क की बहुत बड़ी मेजोरिटी वो उनकी जिंदगी तंग हुई है। हाँ चंद लोग हैं जिनके पास दौलत के पहाड़ बड़े हो गए हैं, लेकिन जब जिनकी जिंदगी तंग हो रही है, जो जिंदगी में मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए बाहर निकलना हमको कॉल कर रहे हैं, हम सड़कों पे आएंगे, हम लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप भी निकलिए बाहर, कोई दूसरी जमातें अगर आती है वो अपने झंडे लेके भी आए तो हमें तो नहीं एतराज होना चाहिए, और इस पे आके अपने जो गम गुस्सा है हुकूमत के खिलाफ उसका इजहार कीजिए, और ये लोगों का ये पब्लिक ओपिनियन बनाने का एक तरीका होता है, ये मास मोबिलाइजेशन जो होता है पब्लिक ओपिनियन भी बनता है और इससे कवामी दबाव का रंग भी बनता है हुकूमत के ऊपर भी, अपोजिशन के ऊपर भी, और जो एलाइज होते हैं उनके ऊपर भी, ताकि कोई हतमी फैसला हो सके। और हमारी दानिश में फैसला अब यही है कि ये हुकूमत जाए और इससे इन असम्बली से एक नई हुकूमत तश्कील दे के अगले इंतखाब के लिए कवानीन साजी की जाए, और कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो उस वक्त पाकिस्तान के सारी सियासी कुव्वतों को और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले, वो दीवारें खड़ी करके ना चले, क्योंकि पाकिस्तान बड़े डीपर क्राइसिस में इस वक्त मौजूद है। हमारे रियासती इश्यूज भी हैं, हमारे इकोनॉमी के इश्यूज भी हैं, हमारे सोशलॉजिकल इशू बहुत बड़े हैं, सियासी इम्तिहान भी बहुत बड़े हैं, और इस वक्त बड़ी बड़ी नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि चीजें किसी वक्त भी इरप्ट होके हाथों से निकल सकती है, ऐसी कैफियत की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बड़ी चैलेंजेस होंगे, धरना जो है वो नहीं दिया जाएगा, जलसे पे इख्तिताम होगा। अब यहाँ पे ये होगा कि उसके फायदे क्या होंगे। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, अगर मौका मिला तो इस मौजू पे और भी बात करेंगे, अभी इस पे बहुत कुछ है बोलने के लिए। अभी जा दीजिए ब्रेक के लिए, और न्यूज़ के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा रूस और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये बात कही जा रही है कि एक तरफ तो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दौरा पाकिस्तान के लिए शायद मसाइल का पेश खाना बन सकता है, और उनको चाहिए था कि ये अपना दौरा थोड़ा सा पोस्टपोन या पेंडिंग कर देते, क्योंकि पाकिस्तान बहुत से मामलात में वेस्टर्न ब्लॉक पर डिपेंडेंट है, और वेस्टर्न ब्लॉक जो है उसके तनाज़ात ऑलरेडी रशिया से चल रहे हैं। बट एनीवेज मौजूदा सिनेरियो में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दौरा किस कदर अहमियत का हामिल हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़मीर हैदर साहब हमें मॉस्को से ज्वाइन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, सबसे पहले तो यही कि 23 इयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ से कोई भी दौरा करने जा रहा है, सो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दौरा किस कदर अहमियत का हामिल है अगर हम मौजूदा तनासुर में इसको देखें तो? जी बहुत शुक्रिया। एक तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉस्को, और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, यहाँ का मीडिया भी उसको बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजिट को।
کو, جیسا کہ آپ نے ابھی خود بھی بتایا, 23 سال بعد کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ کرملن میں روسی صدر کے ساتھ, تو یہ اسی وجہ سے شاید اس کو ہسٹورک بھی کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی اپنی ضروریات بھی تھیں جس کے لیے یہ دورہ بہت اہم ہے. اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ انرجی کا ہے, کیونکہ پاکستان کو گیس چاہیے. پاکستان کی اب انڈسٹری بھی اگر ایکسپینڈ کر رہی ہے اور آپ کی لوکل کنزیومر کی بھی کنزمپشن جو ہے بڑھ رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کے اپنے ملک میں پاکستان میں گیس ریزرو جو ہیں وہ اب ڈپلیٹ لحاظ سے, اور یہ ماشاءاللہ کہا یہ جاتا ہے کہ رشیا از گیس رچ اینڈ فیول رچ, آئل رچ کنٹری ہے. اور یہ جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے, یہ رؤف صاحب کو بھی معلوم ہے کہ یہ کافی زمانوں سے تقریباً 2-2.5 سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی, لیکن اس پہ کوئی فردر آگے کام نہیں ہو رہا تھا. تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے دورے پر, جو کہ آج شام کو پہنچیں گے ماسکو, تقریباً 4 بجے قریب کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسکو ٹائم کے پہ آئیں گے. تو یہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہمارے ہاسٹائل کیپٹلز ہیں جن میں سب فہرست دہلی ہے, ان کو دورے کے حوالے سے لے کر یہاں پہ بھی جو ہے وہ انڈین جرنلسٹ یا انڈین جو ڈپلومیٹس ہیں وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے, میٹنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو حالانکہ انٹرویو ہے اس میں وہ واضح طور پر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ اس وزٹ سے یا کسی بلاک میں شامل ہونے نہیں جا رہا. پاکستان جو ہے وہ تمام ممالک کے ساتھ امن کی بات کرنا چاہتا ہے اور امن کو ہی آگے لے کر چلنا چاہتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, بھارت کو چیزیں ذرا مشکل سے ہی ہضم ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ ساری صورت حال. اچھا ضمیر صاحب, آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ ہندوستانی جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کی بھی ایک کوشش ہے, جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ہندوستانی میڈیا اس وقت ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے اور وہ اس کو اگینسٹ ویسٹ جو ہے اس دورے کو قرار دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو یوکرین کا یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی جو پاکستان میں یوکرین کے سفیر ہیں انہوں نے بھی درخواست دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ ایک کلیدی کردار ادا کریں. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا اس پر بھی بات چیت ہوگی سر؟ دیکھیے ابھی تک تو جو کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی آفیشلز کے ساتھ, یہ شاید ایجنڈے پر نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ روس کا ایک طرح سے ذرا داخلی معاملہ ہے اور شاید ابھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ بہت سارے ڈیسیژن جو ہیں وہ یونیلیٹری لے چکے ہوئے ہیں رشین اتھارٹی, رشین گورنمنٹ, پریزیڈنٹ پوٹن. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس پر بات ہوگی, لیکن جس طرح پرائم منسٹر نے اپنے دورے کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں تو یقیناً وہ اس تناظر میں بات کریں گے, لیکن باقاعدہ یوکرین کے سفیر کی سفارش یا درخواست پر وزیر اعظم ان کی بات یہاں تک پہنچائیں وہ شاید مجھے نہیں لگتا پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس دورے کی جو طے ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ شاید بات کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن جہاں پہ وزیر اعظم اور دیگر بات کریں گے وہاں پہ کشمیر تو لازمی ہے اور پرائم منسٹر اس کی بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر یہ مان بھی سکتے ہیں
کہ اگر روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے پیس کیپنگ ٹروپس یوکرین میں داخل ہونے کے لیے کہہ دیا ہے تو وہ شاید پیس کیپنگ کے لیے ہی ہوں گے اور کسی اور پرپز کے لیے نہیں ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت تو ویسٹ سارے کا سارا اور امریکہ سب کا جو اٹینشن ہے وہ روس کی طرف ہوئی ہوئی ہے. عالمی بحران بھی کریٹ ہوا ہے اس موقع کے اوپر اس حوالے سے. تو اس کے اثرات کو روس میں نظر آتے ہیں؟ کوئی تبصرے آپ دیکھ رہے ہوں یا اخبار آپ نے دیکھے ہوں؟ روس کا موقف کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ ویسٹ کا جو پریشر ہے سینکشنز کی صورت میں، امریکہ کا جو پریشر ہے سینکشنز کی صورت میں، ایون گیس پائپ لائن جو یورپ کو جانی ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کو مؤخر کیا جائے گا، اس پریشر کو محسوس کر رہا ہے روس کچھ؟ دیکھیے روح صاحب، جو ابھی تک ہم یہاں سمجھ سکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر نیوز پیپر جو ہیں وہ رشین لینگویج میں ہیں اور ان کو تو نہیں پتا، لیکن کل میرا انٹریکشن ہوا یہاں پہ ایک سپوٹنک ادارہ ہے جن کا ایک ریڈیو بھی ہے، ایک نیوز وائز سروس بھی ہے، اور وہ تقریباً 97 کنٹریز میں ان کی پریزنس ہے، کوئی 4000 ان کے کورسپونڈنٹس ہیں، اور وہاں پہ ان کے ایڈیٹر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ جو ہے وہ کوشش پوری لاسٹ مومنٹ تک رشین اتھارٹیز یہی کر رہے ہیں کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کیا جائے، لیکن اگر انڈیو پریشر ویسٹ ڈالے گا تو شاید آپ کو بھی معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی طبیعت ہی شاید کچھ ایسی نہیں ہے کہ وہ پریشر لیں یا وہ اس چیز کو مطلب، کیونکہ جو ڈیسیژن تھا ابھی تک تو وہ وہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ٹروپس جو ہیں وہ ان کو ایڈوانس کرنے کے لیے کہہ دیا ہے اور ان کو نام بھی پیس کیپنگ ٹروپس کر دیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ حیدر، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نور مقدم کیس جس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا، اور اگر ہم دیکھیں تو اس کیس کا جو ٹرائل تھا وہ اکتوبر 2021 میں شروع ہوا، اور اگر ہم دیکھیں تو 22 فیبروری کو اس کیس کا جو اختتام تھا وہ ہوا. اب آنے والے کل اگر ہم دیکھیں تو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، بٹ اس دوران اس ڈیوریشن میں متعدد پیشیاں ہوئی، اور اس وقت بھی عوام کی نظریں اس کیس پر ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس کیس کا جب سے یہ ٹرائل سٹارٹ ہوا، دفاع میں ملزمان نے خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. ایسے سے سوانگ بھرے ہیں، اسے ایسے سے ڈرامے کیے ہیں. کبھی یہ صورتحال کے پاگل ہو گیا ہے، کبھی یہ صورتحال کے اٹھ کے چل نہیں جا پا رہا، کبھی اس صورتحال کے ڈرگز میں ہے، کبھی بے ہوشی کی صورتحال، کبھی اس کو چارپائی کے اوپر اٹھا کے لایا جا رہا ہے، کبھی اسٹریچر پہ آ رہا ہے، اور پھر آخر میں اسے جو الزامات لگائے نور مقدم پہ کہ اس نے میرے گھر پہ ڈرگ پارٹی منائی ہوئی تھی اور وہاں پہ لوگ بلائے ہوئے تھے، اور اسی میں تو بے ہوش ہو گیا تھا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے اس کا مرڈر کر دیا. الزامات بھی بہت نور مقدم کے اوپر لگائے. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ڈسکس کرتے ہیں. وقاص ابریز ہمارے ساتھ موجود ہے. وقاص ابریز کی طرف چلو گی آپ. بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹ وقاص ابریز ہمیں شو میں جوائن کریں. وقاص تھینک یو سو مچ. اس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں 4 ماہ تک اس کیس کا ٹرائل. اس وقت عوام کی نظریں اس کیس پر ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اب کی بار انصاف ہو پائے گا؟ متعدد پیشیاں ہوئی، ملزمان نے بہت کچھ کیا اپنے دفاع میں. دیکھیں آئی ایم اسٹرانگلی اینٹیسپیٹنگ اور ایکسپیکٹنگ دس تھنگ کہ یہ ایک بڑا اوپن اینڈ کیس تھا، کیونکہ اس کیس کے اندر جتنے بھی فورینزک ایویڈنسز تھے، اس کے علاوہ جو فنگر پرنٹس کے نشانات تھے کمرے کے اندر، دیگر جتنے بھی شواہد ملے، چونکہ اس کیس کے اندر چشمدید گواہ تو موجود نہیں تھا، تو جتنے آکولر سرکمسٹانشل فورینزک ایویڈنسز تھے ان کی بیسس پہ اگر ایویلیویٹ کیا جائے، اسیسمنٹ کی جائے، تو آئی کین اسٹرانگلی ایکسپیکٹ دس تھنگ فرام دی کورٹ آف لا کہ اس ملزم کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اب سزا کی نوعیت کیا ہوگی، وہ سزائے موت ہوگی، عمر قید ہوگی، دیٹ وڈ بی ڈسکس آن دی سبسیکوینٹ اسٹیج. لیکن چونکہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے پارٹ پہ بھی ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ کیوری تھی، اس میں چشمدید گواہ نہ ہونے کی وجہ سے، پھر اس میں کیس نے
हर दिन एक नया रुख तैयार किया। जिसे रऊफ साहब ने कहा कि कभी उससे पागलपन के दौड़े बड़े, कभी वो गीत गाता था अदालत के अंदर जाके, कभी वो अदालत के अंदर जाके इस तरह शोरो गोगा करता था कि वो अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ में अनसाउंड माइंड प्रेजेंट करने की कोशिश करता। लेकिन इन दी एंड इवेंचुअली अगर तमाम चीजों को मद्देनजर रखे, दिस इज ओपन एंड शट केस, और इस केस के अंदर जो है वो कन्विक्शन बनती है। 4 महीने तो इसका ट्रायल चला, लेकिन 4 महीने प्री ट्रायल जो प्रोसीडिंग्स थी वो भी चलती रही। तो इन नटशेल, इन टोटो अगर देखा जाए तो 8 महीने केस चला है, जिसमें रियासत ने बड़ी विजिलेंटली, एक्टिवली और डायनामिकली अपनी जो प्रोसिक्यूशन थी उसको जारी और सारी रखा। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो बर्निंग क्वेश्चन ये है कि अगर इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें क्वीन से प्राइम मिनिस्टर तक और एक कांस्टेबल से आईजी तक तमाम लोग जो है वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो जितने भी कसूरवार लोग हैं, जो मुल्जिमान हैं, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट करे। अगर उनके केस को 8 महीने लगेंगे तो एक आम साइल, एक ऑर्डिनरी सिटीजन, एक ऑर्डिनरी अग्रीव्ड और विक्टिम जो है उसको कैसे इस जुडिशियल सिस्टम से 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इंसाफ मिलेगा। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इस केस के साथ साथ मैं मोटरवे केस का भी हवाला जरूर देना चाहूंगा कि 21 मार्च 2021 को उसका फैसला कर दिया गया, उसको सजाए मौत दे दी गई। फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक हाई कोर्ट के अंदर उस केस की जो सुनवाई नहीं हो सकी, उन लोगों की जो सजा थी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका, उनको फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ाया गया। लिहाजा हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर इस केस के अंदर यहाँ पे कन्विक्ट करना that is not only enough thing on the part of our courts, लेकिन इसके बावजूद साथ साथ हमारी जो स्टेट, हमारी जो रियासत, हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है वो ये भी है कि हाई कोर्ट्स की सतह पे भी इन केसेस को मुंतकिल जाम तक पहुंचाए। क्योंकि मोटरवे केस भी एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, नूर मुकद्दम केस की तरह, लेकिन अगर उसका फैसला अभी हाई कोर्ट से आना है या उसकी हियरिंग जो है हाई कोर्ट के अंदर डिटरमिन ही नहीं की जा रही, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्डिनरी सिटीजन को हम ये मैसेज कन्वे करें कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो हमारे सिस्टम के अंदर कत्ल गारत करेगा, बच्चियों के साथ ज्यादती करेगा, खवातीन की इज्जतों को बमाल करेगा, उसको सजा देता है। तो जब तक सजाएं एग्जीक्यूट नहीं की जाएंगी तब तक हम अपनी अवाम को, ऑर्डिनरी सिटीजन को नेशनली, इंटरनेशनली, इंटरनली, एक्सटर्नली ये पैगाम नहीं दे सकते कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है एक इफेक्टिव और एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम है। जी हरमीत, अच्छा, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, अगर हम देखें नूर मुकद्दम केस में, क्योंकि अल्लाह करे कि इसको सख्त से सख्त सजा की जो कल अदालत की जानिब से सुनाई जाए, ताकि बहुत सारे जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई है। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो जो वालिदैन है, इसमें वालिदैन का भी एक किरदार है जिन्होंने एक मुजरिमाना हकायक को छुपाने की कोशिश की है। साथ साथ में जो सिक्योरिटी के लोग थे, तो क्या आपको लगता है कि उन पर भी कोई सजा जो है उनको भी सुनाई जा सकती है? हरमीत, इस केस के अंदर जो है 9 परवीन्स का इतला किया गया था, जिसमें 2 परवीन इनके वालिदैन की हद तक अट्रैक्ट की गई थी। 176 है और 201 है, ये पाकिस्तान पिनल कोड की दफात हैं। ये कहती हैं कि अगर कोई शख्स किसी भी मुल्जिम को जाए वकूआ से भगाने में, उसको छुपाने में, सबूत मिटाने की कोशिश करता है, उसे अबैट करता है, उसे कंसील करता है, उसकी क्रिमिनल मुआवनत करता है, तो वो शख्स भी उस जुर्म के अंदर उतना ही कसूरवार है जितना कि एक प्रिंसिपल अक्यूज जो मरकजी मुल्जिम है वो है। लिहाजा जितनी भी एविडेंसेस उनके अगेंस्ट आई हैं और 500 सफात पे मबनी जो चलान था उसके अंदर भी जो उनके वालिदैन का रोल था, वो जो उनको एट्रीब्यूट किया वो इसी हद तक था कि टेलीफोन कॉल के ऊपर वो कनेक्टेड थे कॉन्स्टेंटली राहिद जाफिर के साथ, एंड दे इंटायरली नो द इंसिडेंट के व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि इनका बेटा जो है किसी का कत्ल करने जा रहा है। एंड बीइंग द सिटीजन ऑफ स्टेट, बीइंग द पेरेंट, उनको ये जिम्मेदारी थी कि वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इंटीमेट करते, क्योंकि उन्होंने इंटीमेट ना किया। कॉल्स का जो डाटा था एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम, वो इस चीज की इंडिकेशन करता था कि ये एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। तो बतौर सिटीजन ऑफ स्टेट जो इनकी जिम्मेदारी थी इन्होंने नहीं निभाई। एट द सेम टाइम इनको पता था कि एक शख्स जो है वो डिजाइन कर रहा है टू कमिट एन ऑफेंस जो कि डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है, तो इनकी जिम्मेदारी जिससे इन्होंने हिनाफ की। एट द सेम टाइम जो सबूत मिटाए, जो इनके थेरेपी सेंटर के वर्कर्स थे उनको भेजा। अमजद नामी एक शख्स था, उसको भी भेजा गया कि आप लाश को हटा दें, सबूत मिटा दें। तो इस तमाम जिम्मन में इनको भी सेक्शन 109, 176 और 201 के तनाजुर में रखा गया। अगर देखा जाए इन दफात के तहत कि इनकी क्या सजा बनती है, तो इनको भी सजा मौत दी जा सकती है। लेकिन अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं, लीगल सिस्टम, जुडिशियल प्रोसेस की बात करूं, तो इसके फादर तक तो इसको कुछ 10 साल तक या 7 साल तक सजा शायद दे दी जाए, लेकिन शायद इसकी जो मदर हैं
उस हद तक जो है उनको सजा ना दी जाए, चूंकि कोई भी कॉल डाटा, कोई भी कनेक्शन ये साबित नहीं कर रहा था कि इसकी मां ने उसको तरकीब दी हो, इंसाइट किया हो, प्रोवोक किया हो या उभारा हो कि हाँ बेटा ये जुर्म करे। कोई भी वालिदैन इस तरह नहीं करते, लेकिन उसके बाद की हद तक जो कॉल डाटा है, जो चालान का हिस्सा है, जो अदालती फाइल का हिस्सा है, उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो इसके फादर को शायद जो है 7 से 10 साल तक कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दे दी जाए। अच्छा वकास साहब, एक और सवाल यहाँ पे आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह आपने मोटरवे का जिक्र किया, वहां पे फांसी भी होगी, सजा भी होगी, ऐसे में सैकड़ों केसेस अगर हम मुख्तलिफ जेल का दौरा करते हैं, वहां पे देखते हैं या रिपोर्ट हमारे सामने आती, तो बहुत सारे फांसी जो है लोगों को उनकी सजा भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हतमी फैसले जो है अभी तक नहीं हुआ, उनको फांसी पर चढ़ाया गया, बल्कि वही सजा सुनाने के बाद वो इंतजार में है कि या तो कब हमें चढ़ाया जाएगा। ये क्यों, क्या वजूहात है, इतना डिले क्यों ये सारी चीजें हो रही है? मेरे ख्याल में हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर इतना ज्यादा बर्डन डाल दिया गया है, जजेस की तादाद बहुत कम है, हमारी प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर है और हमारी अपील के अंदर जो तैयारी है एज कम्पेयर टू जो केस हम ट्रायल स्टेज पे कंडक्ट करते हैं उसकी निस्बत जो है बहुत स्लो है। इसी वजह से 1 साल गुजरने को है, 21 मार्च 2021 को मोटरवे केस का फैसला सुनाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस अपील को सेट ही नहीं किया गया हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए। हमारे जो इस वक्त हाई कोर्ट्स के अंदर केसेस पेंडिंग है वो लाखों के अंदर है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है वो 51,000 है। अभी तो हाई कोर्ट में इस केस को अगर इसको सजा दे दी जाएगी तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और हाई कोर्ट को अगर वहां पे भी इसकी सजा हेल्ड की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को चैलेंज किया जा सकता है। मीनिंग देयर बाय कि इस शख्स को सजा एग्जीक्यूट करवाने तक 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। जिस तरह मोटरवे केस में तो किसी शख्स ने विजिलेंटली, एक्टिवली और डायनामिकली उस केस को परस्यू ही नहीं किया फ्रॉम द साइड्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, लेकिन इस केस के अंदर जो इसके वालिदैन थे उनके पास पैसा भी था, उनके पास मालो असबाब भी था, वो अच्छे लॉयर्स भी कर सकते थे, सिस्टम को डिले भी करवा सकते थे, कंप्रोमाइज भी कर सकते थे। तो मैं ये समझता हूं कि हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी तरफ से हत्तुल मकान ये कोशिश की जाएगी कि हमारे सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं, हमारे सिस्टम के अंदर जो ताहीरी हरबे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए और इनके वालिदैन को किसी तरीके से बरगलाया जाए, टेम्पटेशन दी जाए कि वो कंप्रोमाइज करे, हाई कोर्ट की सतह पे या सुप्रीम कोर्ट की सतह पे ये केस विड्रॉ कर लिया जाए और इस शख्स को बतौर दियत या फी सबीलिल्लाह माफ कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे कोर्ट्स के अंदर जो पेंडेंसी है, हमारे कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन्स है, जब तक आप कोर्ट्स की तादाद को नहीं बढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की सतह पे एडहॉक जजेस नहीं लाएंगे, हाई कोर्ट की सतह पे जो हमारे लोअर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त 12 जजेस की वैकेंसी हैं, जो टोटल 60 जजेस हैं उनमें से 12 तैनात ही नहीं है, तो जब तक आप जजेस की तादाद को नहीं बढ़ाएंगे वो कैसे अपीलें सुनेंगे? एक जज के पास अगर 50-50 अपीलें हैं और 2017 की क्रिमिनल अपील्स को एंटरटेन किया जा रहा है, तो जो 2021 के अंदर फैसला किया गया है उस अपील को कब आप सेट करेंगे कि उसकी हियरिंग की जाए? ये वो सवालात हैं, वो लीगल क्यूरीज हैं जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में एड्रेस करने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आला अदलिया को, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, और हरमीत इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के जो कलीदी चीजें, जो पैविटल पार्टिनेंट चीजें इस जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए जरूरी थी, लाजमा मलजूम थी, उन पर तो फोकस नहीं किया गया। 700 क्रिमिनल अमेंडमेंट्स लाने की बात की गई, लेकिन वो 700 क्रिमिनल अमेंडमेंट जिस अदालत के सामने रखी जाएंगी उस अदालत पे तो बर्डन ही बहुत ज्यादा है। उस अदालत के पास 150 केस, उस अदालत के पास 100 केसेस है, और एक जज जो है उसकी ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है वो कि एक दिन के अंदर 100-150 केसेस को कैसे वो सुन सकता है 9 बजे से 4 बजे तक। लिहाजा हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पेंडेंसी है, जब तक आप एडहॉक जजेस को, एडिशनल जजेस को, एट द सेम टाइम हमारे रिटायर्ड जजेस को या स्पेशल कोर्ट्स बना के इन चीजों से इस्तेफादा हासिल नहीं करेंगे, बदकिस्मती से उस्मान मिर्जा जैसे लोगों के जो केसेस है उसमें कंप्रोमाइज भी नजर आएगा, टेम्पटेशन भी नजर आएगी, और इस तरह के केसेस के अंदर या मोटरवे केसेस के अंदर भी आप देखेंगे हाई कोर्ट्स की सतह पे या सुप्रीम कोर्ट्स की वजह से, तहीर होने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है वो डिस्पर्ज होगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की आपको उसके अंदर बदबू नजर आएगी। तो लिहाजा हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है एट ऑल इसको ओवरहाल करने की जरूरत है। बहुत मेहरबानी वकास में, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वकास का। थोड़ी सी बात में कर लें, और वो ये है कि मूल मुकदम केस से वाकई एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज खोल दिया है। जैसे वकास बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे जो जजेस हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और उसका एक सबूत हमें ये मिला कि जो मोटरवे के ऊपर खातून के साथ ज्यादती हुई
اور ज्यादती करने के बाद वो मुलजमान पकड़े भी गए, उनका फैसला भी हो गया, लेकिन अब हाई कोर्ट में उनका पेंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन और ये देखिए कल इसका भी फैसला आ जाएगा। वी डोंट नो क्या फैसला आता है। जिस तरह से अवाम की उम्मीदें इस टाइम में हाई प्रोफाइल केसेस है, बहुत से लोग इस इंतजार में कि लेट्स सी इस दफा इंसाफ मिले या ना मिले। यहाँ से इंसाफ मिल भी जाए, अगर ये चैलेंज हो जाए तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की सतह पर, और ये तो 4-5 बरस से ये कह रहे हैं ना, ये इससे कहीं ज्यादा लग जाएंगे बिल्कुल। 8-10 साल जो है वो इस तरह से चलते रहेंगे, और अगर उम्र कैद होती है तो पता चलेगा कि जी उसने तो अपनी सजा का ज्यादा हिस्सा जो है वो गुजार लिया। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम तर सिचुएशन है। जिस तरह से ये बात करें तो जैसे ही कोई केस होता है और वो एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है, बहुत से नोटिस लिए जाते हैं, बहुत बातें की जाती है, स्पीडी ट्रायल ये वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका अंजाम कुछ भी नहीं होता, ना इंसाफ होता है ना कुछ। और जिस तरह से क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह से मामला देखेंगे। लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लें, ठीक है? हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद बच्चों की तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो सभी वालिदैन परेशान होते हैं। बच्चे भी जब वो FSC के लेवल तक पहुंचते हैं तो उनको बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि एक तो FSC में उनको दुगने तिगने मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जब उनको मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या इस तरह के लेवल के ऊपर अपनी तालीम के लिए जाना है तो उनको एंट्री टेस्ट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे में एक साहब है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि बच्चों के लिए तालीम आसान की जाए और बच्चों के एंट्री टेस्ट के लिए उनको इतना प्रिपेयर कर दिया जाए कि उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर वसीम अहमद, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू राजी। वालेकुम सलाम। ठीक है, थोड़ा सा जरा इसके बारे में बताइए कि आपके सामने जो मुश्किलात आई हैं वो मुश्किलात बच्चों की क्या है, बुनियादी तौर पर वो क्या कहते हैं कि FSC उनको प्रिपेयर नहीं कर पाती इतनी ज़्यादा, इतने हाई मार्क्स लेने के बावजूद कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे वो एंट्री टेस्ट में आसानी उनको हो, या एंट्री टेस्ट के लिए कोई प्रिपरेशन उनकी नहीं होती, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी बुनियाद पे आपने फिर ये फैसला किया कि आप अपनी ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। बेसिकली जी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसका नाम है टीच पाकिस्तान जी। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा कंटेंट जो है सारे प्रोविंसेस का उसको हम डिजिटलाइज कर दें। डिजिटलाइज कर तो उसमें हमने एज ए फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, FSC का कंटेंट डिजिटलाइज कर दिया है सारा का सारा, एंड इट इज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी। क्या उसका है नाम जो बच्चे उसे यू लर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एंड इट इज कॉल्ड YouLearnLMS.com के ऊपर जाके बच्चे रजिस्टर होके वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उसके अंदर वीडियोस भी मौजूद है, उसके अंदर नोट्स भी हैं, शार्ट क्वेश्चंस भी हैं, और उसके अंदर उनके असेस करने के लिए न्यूमेरिकल्स भी हैं, ताकि वो अपने MCQs अटेम्प्ट करके अपनी जो है असेसमेंट कर सकें। ठीक है। इसी तरह जब हमने इसको सारे कुछ डिजिटलाइज किया तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस आ रही है वो एंट्री टेस्ट के ऊपर है। होता ये है कि यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि बच्चों को जब FSC पढ़ाई जा रही है तो वो उसको रेक्टालाइजेशन के मेथड के तहत पाया जा रहा है कि अगर फुल स्टॉप नहीं है तो नंबर कट जाएगा, कामा नहीं है तो सेम सेंटेंस नहीं लिखा हुआ तब भी नंबर उनका कट जाएगा, जिसमें उसके पास सोचने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं है। ठीक है। अब सडनली जब एक बच्चा सारी मेहनत करके 2 साल उसने हर चीज तैयार की, 100% दिया, नंबर 1100 में से 1100 ले लिए, तो उसको बताया जाता है कि दिस इज नॉट इनफ, यू माइट नॉट बी एबल टू एंटर इनटू द प्रोफेशनल कॉलेजेस। तो क्या होता है, वो बच्चा एक मतलब फिर स्ट्रेस पे आ जाता है। उसको कहा जाता है कि जो कुछ आपको पहले पढ़ाया गया वो सारा एक बुकिश नॉलेज था जिसकी कोई अहमियत नहीं है, बट वी आर गोइंग टू डू यू नाउ, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर एन एंट्री एग्जाम। लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर लेके आएंगे। और जब मैंने बहुत सारे असातिज़ा के साथ आगे पीछे लोगों से बात की तो हमने उनसे पूछा कि आया जो कुछ पढ़ाया जा रहा है एंट्री टेस्ट के अंदर, कि ये FSC के कंटेंट से बाहर है, क्या ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है? उनका जी कोई एक लाइन, कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं है जो कि FSC के कंटेंट से बाहर हो, लेकिन फर्क ये है कि हम उसको लॉजिकली सोचना सिखा रहे हैं। सोचा नहीं जा रहा, चूंकि रट्टे के ऊपर जोर है सारा, जैसे कि आप कह रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर बच्चे को एंट्री टेस्ट में मुश्किल पेश आ रही है, और आप ये कर रहे हैं कि उसको लॉजिकल थिंकिंग उसकी डेवलप कर रहे हैं, या इवैल्यूएशन वो करे, इवैल्यूएशन करे और एनालिटिकली चीजों को देखना शुरू करें। अब देखें, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जो जिसके अपने कॉन्स्टेंट्स हैं, हम सिस्टम को नहीं बदल सकते इन अ डे और टू। हमने क्या किया है, हमने बच्चे को प्रिपेयर किया अकॉर्डिंग टू द FSC स्टैंडर्ड, लेकिन हमने हमारा ये प्रोजेक्ट ये है, हमने जो हमारा नैरेटिव ये है कि जो बच्चा हमारे साथ FSC
प्रिपरेशन करेगा उसको हम MMD कैट और E-CAT फ्री पढ़ाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि वालिदैन पहले ही अंडर स्ट्रेस है, उन्होंने 2-4 लाख रुपए बच्चे की ट्यूशन पे ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर उनके ऊपर एकदम से पता चलता है अगर ये ना पढ़ाया तो खत्म है। ठीक है, तो then they again spend the same amount of money. तो हम ये कह रहे हैं कि once a student studies with us FSC, he is entitled to get MMD CAT E-CAT free from us, जिसमें हम उसको लाइव सपोर्ट देंगे, उसको तैयारी शारी सारा कुछ आप करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। FSC आपसे करें, FSC का तो कॉस्ट होगी, हाँ, लेकिन जो MMD CAT और E-CAT है, हम ये समझते हैं कि जो बच्चा FSC तैयार करके आया 2 साल, उसका हमने 3 माह में क्या जादू कर लेना, सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव बदलना है ना। तो वो हमने पर्सपेक्टिव बदलने के लिए भी सारा प्रोजेक्ट तैयार किया है, और दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द चिल्ड्रन। और उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेस फाइनेंशियल, एटलीस्ट फाइनेंशियल, इस वक्त फौरी तौर पर हम फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकते हैं, क्योंकि पूरी स्ट्रीम को बदलना इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। अभी तक कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास आ चुके हैं FSC की, और उसके बाद उन्होंने MCAT या MCAT और MMD CAT और E-CAT जो है हमारा अप्रैल में लॉन्च हो रहा है। ठीक है। हमारे पास अब तक 2000 के करीब बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं जो कि हमारे पास FSC पढ़ रहे हैं। लेकिन इस साल जो हम MMD CAT और E-CAT दे रहे हैं, इसमें बिला शिरकत गैर, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, जो भी बच्चा आके हमारे पास रजिस्टर होगा वो फ्री होगा। बट लेकिन फॉलोइंग ईयर जो बच्चा हमारे पास FSC पढ़ेगा उसको वो फ्री अवेलेबल होगा, क्योंकि बेसिकली देखिए यकसा निज़ाम तालीम की बात करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करना कल तक तो बहुत मुश्किल था जब तक इंटरनेट नहीं था। तो आज हमें किसी तौर पर ये समझ आई कि जो बच्चा, हमेशा से ये बात रही कि जो बच्चा लाहौर में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले रहा है उसको लौधा वाले को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो अपॉर्चुनिटी बलूचिस्तान के बच्चे को नहीं मिल रही। तो हमने उसको, उस गैप को कवर करने के लिए एक ऐसे स्टैंडर्ड पर चीजें बना दी हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी है बच्चा उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एंड ही इज एबल टू हैव द बेस्ट फ्रॉम द आवर प्लेटफॉर्म। अच्छा, आपके जो फॉर्मेट है जो FSC का, पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक तो जैसे आपने ये बताया कि वही सिलेबस है, सब कुछ वही है, सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग उसकी डेवलप करनी है। जी जी। अच्छा, उसके लिए आपका कहीं से भी पाकिस्तान में कोई भी बच्चा हो वो रजिस्टर कर लेगा। आपके ख्याल में उसको इसके साथ किसी ट्यूशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तैयारी करवाएंगे? सर इसमें यह है कि ऑनलाइन लर्निंग का आजकल बहुत ज्यादा कोविड ने has changed the world, everybody knows that, we can't deny this fact. we've been working on this project from 2014 से हमने LMS के ऊपर काम कर रहे हैं, और यूके में कुछ लोग हमारे सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। एक आध यूनिवर्सिटी है, 2-3 कॉलेजेस हैं। we've got around more than 50,000 students who are learning our LMS systems के ऊपर। तो अब जो बच्चा हमारे पास FSC की बात आपने की कि जो ट्यूशन की बात है, वो हमने सारी इंटरेक्शन के बाद जो हमारा एनालिसिस है कि ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, we can't deny that, फिजिकल फेस टू फेस इंटरेक्शन चाहिए। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने हर चीज रिकॉर्डेड दे दी है। रिकॉर्डेड में यह है कि बच्चा एक मरतबा सुनता है, दूसरी मरतबा सुनता है, तीसरी मरतबा सुनता है, उसको समझ आ जाती है, साथ उसकी कंटेंट है, साथ उसके MCQs हैं, साथ उसके न्यूमेरिकल है, हर चीज की वीडियो भी बनी है और कंटेंट भी मौजूद है। ठीक है। अगर एक बच्चा यूलर्न के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है तो उसको तो किसी बुक की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब वो जब सारा कुछ तैयार कर लेगा तो इसके बावजूद देयर आर रिसोर्स चिल्ड्रन। आपको पता है क्लास पढ़ रही होती है, उसमें 100 बच्चा बैठा होता है, 2 क्वेश्चन करते हैं। अब मसला ये नहीं है कि वो 2 क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, 10 हो सकता है, 10 और बच्चों के देने वो क्वेश्चन दे कांट आस्क। तो हमने उसमें एक फैसिलिटी रखी है, आस्क के क्वेश्चन। कोई भी बच्चा कहीं भी कोई कंफ्यूजन फील करता है तो वो हमें वो क्वेश्चन लिख के भेज दे, हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है, वहीं पे टाइप कर दे, हाथ से लिख के अपलोड कर दे, और हमारे ट्यूटर उसके साथ कांटेक्ट करके उसको। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि FSC के लेवल तक पहुंच के बहुत ज्यादा दबाव भी होता है, घर की जानिब से एक प्रेशर होता है, एज ऐसी होती है कि वहां पे प्रेशर जो है वो बर्दाश्त भी से भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। फिर हमारे यहाँ घरों के भी अपने अपने ऑप्शन के ऊपर ही होते हैं। ऐसे में सर आप ऑनलाइन, जिस तरह आपने ये बात की कि पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर इंटरनेट कई इलाकों में नहीं है, बहुत सारे मसाइल हमारे ये भी फेस करने पड़ते हैं। तो उनके लिए क्या कोई तरीकाकार, कोई लाएमल तय किया जा रहा है सर? इंटरनेट, आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और इसमें ये एक हम वी कांट डिनाई जिसके ये हैजर्ड है यहाँ पर। लेकिन हम उसके साथ एक दो इंटरनेट की कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और उनके जरिए हमने एक टैबलेट बनाने का फैसला किया है कि जिसके अंदर तमाम कंटेंट मौजूद हो और जहाँ बच्चा मौजूद हो उसको वहाँ पर सर्विस पहुँचाई जा सके ताकि बच्चे ईजीली एक्सेस कर सकें।
ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा फरमाइए कि जिस वक्त क्लास में बच्चा मौजूद होता है उस वक्त वो ये होता है कि वो अपना काम चेक भी करवा रहा होता है, अपने सवालों के जवाब भी ले रहा होता है। आपके सिस्टम में बच्चे के अगर कोई चेक करने का तरीका कार है तो वो क्या होगा, मतलब वो पहले जो चीज़ें हैं, पहले हमारा जितना भी सिस्टम है वो सारा स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स की नीड्स को स्टडी करके उसको बीन टीचिंग फॉर वाइल, तो वो सारा कुछ हमने स्टडी करके उसको बनाया। तो उसमें ये है कि एक तो MCQs है जिसमें जो कि लॉजिकल थिंकिंग की बात बायर एमडीकैट और ये वो सारा कुछ कर रहे हैं। पहली तो बात है कि एक टॉपिक हमने ब्रेक डाउन करके उसको हर कोई भी टॉपिक वाला 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं, ताकि बच्चा इजीली ग्राफ, बाइट साइज लर्निंग है, उसी टॉपिक के मुताबिक कंटेंट है, उसी के मुताबिक उसके शॉर्ट क्वेश्चन है, उसी के मुताबिक उसके MCQs है। MCQs सेल्फ असेस हो जाते हैं एंड दे गाइड द स्टूडेंट कि आपका ये एरिया बेटा वीक है, ठीक है, Why don't you stress upon this? अगर आप इसके ऊपर 2 लेक्चर और ले लो तो हो सकता है आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए। और इसके अलावा हमने इसके अंदर फैसिलिटी दी हुई है कि हम लाइव क्लासेस लेंगे और इन लाइव क्लासेस के अंदर क्या होगा कि लोगों की, बच्चों की टेस्टिंग होगी बाकायदा और उनके पेपर मार्क करके उनको रिजल्ट बताया जाएगा कि अगर आपने ये फिक्रा इस तरह से लिखा तो यू विल बी एबल टू अचीव बेटर। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 3 महीने में बच्चा कुछ नहीं कर पाता, MTCAT और वो दूसरे ECAT इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होता है ECAT के लिए भी कुछ नहीं खास कर पाता, उसके लिए FSC के स्टार्टिंग मंथ से ही आपको बेसिस जो है वो बनानी पड़ती है, इसीलिए आप चाहते हैं कि जो कोई भी स्टूडेंट है वो आपके पास है। लेकिन आपको नहीं लगता ये बेसिस जो है वो स्कूल लाइफ से बननी चाहिए ताकि वो क्रैमिंग की आदत ही ना पड़े और बच्चों के लॉजिक्स क्लियर हो, क्रिएटिविटी उनमें आए। हमारे स्कूल्स भी कुछ आप इंग्लिश जो पैटर्न पर चलते हैं उन स्कूल्स को निकाल दे, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैट्रिक वगैरह करवाते हैं उनमें ये बहुत आदत है क्रैमिंग, और क्रैमिंग से आपके नंबर्स आते हैं जब आप मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं। तो ये चीजें क्या तब से नहीं डेवलप होनी चाहिए ताकि और ज्यादा बेहतरी आ सके? बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में मैं इसके ऊपर अगर खुल के जवाब दूं तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक टेक्स्ट बुक बोर्ड डिफाइन की गई है तो ये पॉलिसी के खिलाफ बात, लेकिन टेक्स्ट बुक जहाँ डिफाइन हो जाएगी वहाँ पे आपने स्ट्रीम बना दी कि वो उससे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, जाएगा बच्चा। होना ये चाहिए कि जो कंटेंट बनाया जाए, जो भी करिकुलम डिजाइन किया जाए, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम्स। हरमीत साहब मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात के ऊपर कि अगर कोई चीज लर्निंग आउटकम्स की बेसिस के ऊपर होगी तो उसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा जिसमें आप फिर ऑथर्स आएंगे साथ, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट स्ट्रीम से पढ़ के जब बच्चा आएगा तो वो उसकी रैशनल थिंकिंग खुद ब खुद बन जाएगी। तो वो काम आज की दुनिया में एकदम तो नहीं रहेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट इज व्हाट वी आर एमिंग एट, कि हमारा बच्चा लॉजिकल हो। पहले दिन से खुद, अब एक पेपर आप देख रहे हैं तो उसमें किसी ने रेडियन अगर एक तरीके से डिफाइन किया तो दूसरा किसी और तरीके से डिफाइन करे, सो दैट टीचर विल बी एबल टू असेस द एबिलिटी नॉट द क्रैमिंग। ठीक है, बिल्कुल, ठीक बड़ी है। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वसीम अहमद साहब हमारे साथ शो में मौजूद। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।